हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला आज फिर से आपकी पॉलिटी की क्लास लेकर आया हूँ। और अब से पहले हमने लगभग 14-15 क्लास पॉलिटी की कर ली हैं और बहुत कुछ हमने उनमें सीखा भी है। अभी हम आपके सामने फिर कुछ दिन में धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा, हम इसके क्वेश्चन पेपर उठा कर लेकर आएंगे और जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित पीसीएस के और यूपीएससी के उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने यहीं पे लाइव क्लास में हल करेंगे और समझाएंगे कि कैसे वो हमारे कंसेप्ट से कोरिलेट करते हैं जैसे हमने उन्हें समझाया है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही क्लास के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। आइए पॉलिटिक अगली क्लास में पढ़ चलते हैं। हमने पहले पॉलिटिक में जो संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे कि संविधान के स्रोत कितने प्रकार के हैं। तो जैसे हमने देखा कि संविधान में स्रोत जो हैं उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है, एक देसी स्रोत है और एक विदेशी स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है ऐसे स्रोत जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो घोषणा पत्र हैं उनमें जो मानव व्यवहार के लिए, मानव जीवन के लिए या सामाजिक उपयोगिता के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें हमने अपने अनुकूल और अपने तरीके से अपना लिया है। ठीक है, तो उसमें हमने विदेशी स्रोत में ब्रिटेन को पढ़ लिया था कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। उसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसमें अमेरिका से देखेंगे हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है और उनका क्या हमारे संविधान के साथ क्या रिलेशन है और कैसे हमारे सामाजिक स्तर पर और भारतीय राष्ट्र लोगों के लिए वो कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, संविधान के विदेशी स्रोत। तो इससे पहले हमने संविधान के विदेशी स्रोतों में ब्रिटेन पढ़ा था, तो ब्रिटेन के बाद ये अमेरिका आया है कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो इसमें देखते हैं अमेरिका में देखिए सबसे पहले इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, इसे कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। पहला विधायिका, नंबर 1 है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या संबंध है। देखिए विधायिका का काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून बनाना। इसका क्या काम है, कानून लागू करना, इसका काम है कानून को लागू करना। कार्यपालिका क्या करती है, कानून लागू करती है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। और जो आपकी न्यायपालिका है इसका काम है कानून की जांच करना, कानून की जांच करना। कानून की जांच करने से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, कानून की जांच करने से मतलब यह है कि संवैधानिकता उसमें है या नहीं। अर्थात जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया है और कार्यपालिका उसे लागू करने पर तुली हुई है, क्या वो संवैधानिक है या संविधान के अनुरूप है, या भारतीय लोगों ने जिस संविधान को अपनाया है क्या वो उसको फॉलो कर रही है, नहीं। अगर वो ऐसा नहीं पाया जाता तो न्यायपालिका इन दोनों के द्वारा कोई भी उठाए गए कदम को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। अर्थात उसकी जांच करके उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसलिए ये तीनों के तीनों पिलर जो हैं हमारे, ये तीनों के तीनों पिलर, विधायिका वाला, कार्यपालिका वाला और न्यायपालिका, ये तीनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। विधायिका क्या करती है, कानून बना के अपना काम उसका खत्म है, उसका काम ही कानून बनाना है। हमने विधायिका में लोगों को जो बैठाया है वो कानून बनाने के लिए बैठाया है। वे कानून बना के किसको सौंप देते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है और वो कार्यपालिका के अंग में नीचे चला जाता है और फिर वो उसे लागू करने का काम करती है लोगों पे। वहीं पे उधर न्यायपालिका में क्या होता है, जब सरकार और लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन बनता है, कोई मतभेद बनता है या कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो न्यायपालिका उसमें आगे आके ये देखती है, ये तय करती है कि क्या वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, या फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना हुआ है, तो उसकी जांच करती है। अगर वो सही है तो न्यायपालिका उसमें कोई टांग नहीं अड़ाती, और अगर वो असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उसमें उसे रद्द कर सकती है। तो इसलिए इन तीनों को क्या कहा गया है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। जब ये कानून बनाएगी
तो ये इसमें कोई टांग नहीं अड़ाता, कानून बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यपालिका जब कानून लागू करेगी कोई दिक्कत नहीं है, उसे वो अधिकार है, स्वतंत्र रूप से लागू कर सकती है, लेकिन संविधान से ऊपर होकर नहीं कर सकती। इसलिए ये किसके रूप में काम करता है? स्वतंत्र पिलर के रूप में काम करता है। तो ये स्वतंत्र पिलर, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं हमें संविधान में, वो अमेरिकी संविधान से हमने ये चीज़ें ली हैं। तो हमने पहली बात में यही लिखा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात जो आपकी जुडिशियल सिस्टम है वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, वो कार्यपालिका के या विधायिका के अंडर में काम नहीं करेगा। देखो, न्याय की धारणा अगर स्वतंत्र नहीं होगी, वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर काम करेगी, तो समस्या पैदा हो सकती है, लोगों के साथ फिर न्याय नहीं होगा। इसलिए न्याय को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। दुनिया में जहाँ अच्छे लोकतंत्र होते हैं, या प्राचीन अवस्थाओं में भी देख लीजिए आप, चाहे वो मोनार्की रही हो, चाहे फिर वो गणराज्य के रूप में रहे हो, उनमें भी स्वतंत्र न्यायपालिकाएं रही हैं। अर्थात जो न्यायपालिका सिस्टम है, जो न्याय का सिस्टम था, वो राजा से अलग रहता था, राजा के दबाव में वो नहीं रहता था। इसलिए उसके द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन राजा को भी मानना पड़ता था। कारण यही है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र इसलिए छोड़ा जाता है जिससे लोगों के साथ न्याय हो सके, क्योंकि लोगों के अधिकारों की संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इसलिए भारत जैसे देश में ये जो न्यायपालिका का जो स्वरूप है स्वतंत्र न्यायपालिका का, हालांकि ये पहले से रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो अभी वर्तमान संरचना है वो किसकी देन है? वो अमेरिकी संविधान की देन है। ठीक है, तो आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, समझिए इस बात को। ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। देखिए, हमने जब न्यायपालिका की संरचना स्वतंत्र न्यायपालिका वहाँ से ली है, तो नॉर्मल सी बात है, जो न्यायिक पुनरावलोकन है या जुडिशियल रिव्यू है वो भी हमने वहीं से लिया होगा। ठीक है, अब समझिए इस बात को, क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जब न्यायपालिका किसी चीज़ की या कानून की जांच करे, उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मैंने अभी बताया कि विधायिका ने कोई कानून बनाया और कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया, लागू किया, तो ये न्यायपालिका इसकी जांच करने के लिए आ जाती है। और देखना, अगर न्यायपालिका जांच करने के लिए केवल तभी नहीं आती कि जब लोगों के अधिकारों का हनन होता हो, ये स्वतः अपने आप भी आ जाती है। अर्थात इसमें न्याय मांगने की जरूरत नहीं होती, उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अर्थात जब स्वतंत्र न्यायपालिका को ये लगे कि कार्यपालिका लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है और लोग इस अवस्था में नहीं है कि न्यायपालिका तक पहुंचे, तो न्यायपालिका अपने आप लोगों तक पहुंच जाती है। इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। हालांकि इसके विपक्ष में बहुत चीज़ें उठती रही हैं, बहुत मुद्दे उठते रहे हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के साथ न्याय होना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है, या सबसे बड़ा जो लोकतंत्र में इम्पोर्टेंस रखती है वो न्याय रखता है। अर्थात लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अर्थात विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून को लोगों पर लागू किए जाने के समय अगर उनके अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका उन कानून की समीक्षा कर सकती है, उनका पुनर्अवलोकन कर सकती है। अवलोकन करना, समीक्षा करना, उन्हें देखना दोबारा से कि ये सही है या नहीं, संविधान सम्मत है या नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ द प्रियम्बल। कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल या कंसेप्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन किसका? संविधान का। तो संविधान का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? वो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान की। तो इसकी जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? ये भी अमेरिका से ली है हमने, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस तरीके से अपने संविधान को प्रस्तावना के रूप में बांधा, और वही चीज़ें हमने अपने राष्ट्र में या अपने राज्य में, जब भारत राज्य घोषित हुआ उसके बाद हमने इन चीज़ों को लागू किया। तो भाषा का मतलब क्या है? वही कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, वही है जो मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई है। ठीक है, आपको सबको याद होगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब देखिए, ये तीन चीज़ें हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन और प्रस्तावना की धारणा। ठीक है, यह अवधारणा कह सकते हैं। अगली स्लाइड में देखिए क्या आता है, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। अब देखिए, विधि के समान संरक्षण से क्या मतलब है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए,
जब हम ब्रिटेन पढ़ रहे थे तो मैंने ब्रिटेन में आपको एक बात बताई थी कि जो चीज़ हमने ब्रिटेन से ली है उसमें था एक विधि के समक्ष समता। उसमें क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और ये क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल, ये क्या है? इक्वल, ये क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन दोनों में बड़ा अंतर है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में और इक्वलिटी बिफोर लॉ में। अर्थात इसे तो कहते हैं विधि का समान संरक्षण, इसे कहते हैं विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। और इसे कहते हैं विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष, इसे कहते हैं विधि के समक्ष समता, ठीक है। ये तो हमने लिया है ब्रिटेन से, ये कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से। और ये कहां से लिया हमने? अमेरिका से। ये कहां से लिया हमने? अमेरिका से। दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखने में थोड़ा थोड़ा सेम सा ही लगता है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। देखिए जब अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे हम तो अनुच्छेद 14 समता का जो अधिकार है उसमें सीधा सीधा यही लिखा गया है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की बात करता है वो, ठीक है। तो ये तो हमने ब्रिटेन से लिया है और ये हमने अमेरिका से लिया है। इसमें क्या अंतर है? इसमें हालांकि जब अनुच्छेद 14 पढ़ाएंगे तब भी हम बताएंगे इस बारे में, लेकिन इसको अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है कि सभी लोग, चाहे फिर वो राज्य के अंतर्गत रहने वाला कोई भी किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो, कोई नेता हो, कुछ भी हो। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे मैंने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष, इन लोगों के लिए एक न्यायिक प्राधिकरण की व्यवस्था की जाएगी, वो भी लोकसभा के द्वारा यानी संसद के द्वारा। तो वो उनका केस वहां चलेगा शुरू में, फिर बाद में सिविल कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन उनको छोड़कर वे अपवाद के रूप में पूरा देश एक ही कानून के अंतर्गत आता है, अर्थात कानून के ऊपर कोई नहीं है, ये सब लोग कानून के अंडर में काम करेंगे, यानी कि किसी अपराध के लिए सबको बराबर सजा दी जाएगी। यानी कि बराबर का मतलब है 302 के लिए जो सजा है वो चाहे फिर वो राष्ट्रपति हो चाहे फिर वो कोई आम आदमी हो, दोनों को सजा सेम ही दी जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? अर्थात जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार न्याय करना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहलाता है। विधि के समक्ष, विधि का समान संरक्षण का मतलब है ज्योग्राफिकल आधार पर, यानी कि भौगोलिक, भौगोलिक, दूसरा सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक, इन तीनों स्तर पर चीजें देखी जाएंगी कि कहीं पे इनइक्वालिटी तो नहीं है, और अगर इनइक्वालिटी है तो उनके साथ ट्रीटमेंट भी इनइक्वल ही किया जाएगा। अब वो इनइक्वल इक्वल को प्रोटेक्ट करता है, वो इनइक्वल ऐसा इनइक्वल नहीं है कि वो लोगों में विभेद पैदा करे, बल्कि वो लोगों में समानता पैदा करता है। कैसे? देखिए भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार, जैसे भारत सरकार के द्वारा या विधायिका के द्वारा, जो संसद के द्वारा अगर मणिपुर के लोगों के लिए, नागालैंड के लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान करके और उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, तो विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय कोई भी, चाहे वो एमपी का हो चाहे वो यूपी का हो या अदर भारतीय, ये नहीं कह सकते कि हमारे राज्य को भी सेम प्रोटेक्शन या सेम अधिकार दिए जाएं। क्यों? क्योंकि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो, या संसद को यह अधिकार है कि वो उनके लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकती है। इसको कहते हैं विधि का समान संरक्षण। अर्थात वो उनको आपके साथ लाने के लिए, आपसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन लोगों को ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया, इसलिए इसे कहते हैं कि भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार, अर्थात जैसी परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी आधार पर उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही न्याय किया जाएगा। इसे कहते हैं विधि का समान संरक्षण। जैसे किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, किसी को कोटा दिया जाता है, ठीक है, तो वो सब क्या है? विधि का समान संरक्षण। जैसे मान लिया पिछले हजारों सालों से कोई विशेष जनजाति या कोई विशेष धर्म के लोग या किसी भी आधार पर, जैसे अब तो आर्थिक आधार पर भी चीज़ें लागू कर दी गई हैं रिजर्वेशन में,
तो अगर कोई पिछड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, ठीक है, भौगोलिक आधार उसमें नहीं रखा जाता। लेकिन जैसे सामाजिक आधार है तो ये SC, ST और OBC को क्या है, आरक्षण है। इसमें क्या है, आरक्षण है। तो ये क्या है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत दिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत का मतलब क्या है कि सबको समान लाना है। उनके साथ में अलग ट्रीटमेंट इसलिए किया जा रहा है कि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, अर्थात उनके साथ जो समानता है वो स्थापित की जा सके। आर्थिक आधार पर जो जनरल को दिया गया है, EWS कहते हैं जिसे, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें भी क्या है, इसको आर्थिक आधार बनाकर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत, यानी कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के तहत, डिफरेंशियल बट इक्वल ट्रीटमेंट के साथ उनको इक्वल प्रोटेक्शन में लाया गया है, अर्थात उनके साथ न्याय करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही ये भौगोलिक आधार पर जैसे ईस्ट के राज्य हैं, या फिर आप देखते हैं महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए जाए, या जनजातीय क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और झारखंड या तेलंगाना की जनजातियां जो है आंध्र प्रदेश की, उनके लिए सरकार कोई विशेष प्रोविजन लेकर आ जाए, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों को विशेष प्रोविजन क्यों दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना है। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। ठीक है, देखिए अमेरिका से क्यों लिया गया है। अमेरिका में वहाँ पे नस्लीय डाइवर्सिटी थी, तो नस्लीय डाइवर्सिटी के होने की वजह से वहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन के तहत उन लोगों को विशेष प्रावधान दिए गए और ये अच्छी व्यवस्था थी। हमने भी इसको इसी रूप में अपनाया क्योंकि यह हमारे लिए भी ज़रूरी था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद ये चीज़ें लागू करनी थी क्योंकि हमें सामाजिक न्याय की स्थापना करनी थी, आर्थिक न्याय की स्थापना करनी थी और राजनीतिक न्याय की स्थापना करनी थी, अर्थात हमें जस्टिस को लागू करना था, जो भारत के संविधान को प्राप्त करने के बाद भारतीय लोगों के सामने बहुत दूर की कोड़ी महसूस हो रहा था और आज भी हम उसी के को लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इससे तय होता है कि वो कितना प्राप्त हुआ है और कितना नहीं। ठीक है, आपने इतना समझा कि विधि का समान संरक्षण क्या है, विधि का समान संरक्षण क्या है। अब देखिए विधि का समान संरक्षण समझ में आया। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, अनुच्छेद 50 है आपका। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे या डीपीएसपी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ये अच्छे से। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो आपकी कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तो कार्यपालिका का मतलब क्या है। मैंने फिर वही बात बताई कि जो राज्य है, भारत राज्य में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। क्या? एक है आपकी कार्यपालिका, इसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका। एक होती है विधायिका, जो आपकी संसद है, लेजिस्लेटिव है, और वो तीसरा क्या है, यह है आपकी न्यायपालिका। यह है आपकी न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के अधिकारों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ऐसे ही कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि ना न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगी और ना ही कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप किया जाएगा, बेशर्ते कि वो संवैधानिकता के ऊपर ना जाए। ठीक है, अर्थात अगर ये असंवैधानिक होती है तो ये बैठी है, अगर ये भी असंवैधानिक होती है तो इसके लिए भी न्यायपालिका बैठी है, फिर इसके लिए संसद बैठी है। ठीक है ना, अर्थात विधायिका बैठी है। अगर ये संविधान के अनुरूप काम नहीं करती न्यायपालिका, कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, कभी भविष्य में अगर कभी ऐसा हुआ कि ये गैर संवैधानिक रूप से काम करने लगे, किसी विशेष संस्था के रूप में या किसी डिक्टेटर के रूप में आगे काम करने लगे, तो उसके लिए विधायिका काम करती है। फिर विधायिका ऐसे कानून बना सकती है जो इसके लिए स्वतंत्र हो, और ये तभी हो सकता है जब आप बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दें। नहीं तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर बना रहेगा तो कभी भी ये एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगी। अर्थात इनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसकी अपनी शक्ति है, इसकी अपनी शक्ति है, इसकी अपनी अलग शक्तियाँ हैं। तो ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो कहाँ से दिया गया है हमने, वो भी व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। ठीक, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्या मतलब है, देखिए एक कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अर्थात जो
सिविल सर्वेंट होते हैं, जो जॉब के बाद जो आईएएस होते हैं या कमिश्नर या फिर ऊपर के सेक्रेटरी लेवल के जितने भी लोग हैं, उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित जब कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो उन्हें कैट में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में देखा जाता है। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण में। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद क्या है? देखिए इसमें क्या लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तर्ज पर बनाने का क्या मतलब है कि जैसे उपराष्ट्रपति अमेरिका में काम करता है ऐसे ही उपराष्ट्रपति भारत में काम करता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन उपराष्ट्रपति का बनना, वहां पे क्या काम करेगा वो और यहाँ पे क्या काम करेगा, या उसके जो अधिकार हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो हमने सिस्टम कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का, अमेरिका से। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, आपको एक चीज़ पढ़ाई जाएगी कि उपराष्ट्रपति का काम क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब उसका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि उसको, उसकी जो अमेरिका, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है, हमारा जो पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक। अगला आता है फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहली बात तो यही थी कि फंडामेंटल राइट्स नीचे लिखे गए हैं, जब से सबसे पहले ऊपर लिखे जाने चाहिए थे, कोई बात नहीं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी इतना ही समझ लीजिए कि मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आपकी अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार ये लोगों के लिए होते हैं, राज्य के लिए डीपीएसपी होते हैं। ठीक। अब देखिए विधानसभा की, अगला क्या है? विधानसभा की सर्वोच्चता। अच्छा, विधानसभा नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता, सॉरी, संविधान की सर्वोच्चता। ये कहां से है? संविधान की सर्वोच्चता। हाँ, आ जाइए, संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिए, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान के ऊपर कोई नहीं है, सभी लोगों का मतलब है। देखिए ये राज्य है, ये राज्य है, राज्य का अपना संविधान है, राज्य का अपना संविधान है, और इस संविधान के अंतर्गत ही राज्य काम करेगा, इस संविधान के अंतर्गत ही राज्य काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से राज्य का संविधान है और संविधान के अंतर्गत राज्य काम करेगा। अर्थात सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि इस राज्य में आने वाले इंस्टीट्यूशन, इस राज्य में आने वाले इंस्टीट्यूशन सब क्या हैं? सब किसके अंतर्गत काम करेंगे? संविधान के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था कैसी होगी? अर्थात जितने भी लोग हैं भारत के लोग, संविधान को सुप्रीमेसी देंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम के जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे उपराष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं माना जाएगा। सबके अपने विशेषाधिकार हो सकते हैं, लेकिन संविधान के ऊपर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिए वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 360 में है, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, और इमरजेंसी का मतलब जब कभी देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि सरकारों के पास पैसे ही ना बचे, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो जितने भी लोग जॉब करते हैं या जितना जो बिजनेसमैन है वहाँ टैक्स बढ़ा सकती है। जो जज हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, नीचे के अधिकारी हैं, जितने भी सेक्रेटरी एक्ट में सिस्टम है, उनके जो पेमेंट है, उनकी जो उनका वेतन है उसमें कटौती कर सकती है। ठीक है, वो जब 360 समझेंगे तब पढ़ेंगे उसको, वो अभी छोड़ दीजिए। बस इतना समझिए कि वित्तीय आपातकाल, जब कभी वित्त की प्रॉब्लम आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। देखो जब कोरोना आया था, जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो क्या लगा था? लॉकडाउन। तो लॉकडाउन लगने के बाद एक ही महीने में हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, एक ही महीने में अर्थव्यवस्था डगमगा गई और सरकार को अनलॉक करना पड़ा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जितना बिजनेस था,
देश में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी सब ब्लॉक हो गई पूरी की पूरी। आयात निर्यात बंद हो गया, लोगों की जॉब जाने लगी, बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैलने लगी। जिन लोगों के पास में पैसा सेविंग्स में नहीं था उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आने लगी। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आत्महत्याएं करने लगी। समस्या ऐसी बनी कि सरकार को अनलॉक करना पड़ा। और जैसे कुछ स्टेट की जो एजेंसीज थी उनको पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। जैसे मान लिया पुलिस के लिए पैसे तनख्वाह देनी थी, क्योंकि चलो पुलिस सिस्टम और आर्मी सिस्टम ही तो लगा हुआ था पूरा लॉकडाउन में, तो उनके लिए पैसा भी देना, तनख्वाह देनी। तो तनख्वाह कहाँ से आए? आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जब आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दी तो टैक्स कहाँ से देंगे लोग? तो अगर ये 1-2 महीना और खींच जाता तो सब चीज़ें बर्बाद हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए सरकार को 1 ही महीने में अनलॉक करना पड़ा। और कैसी स्थिति आ गई थी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगे इसके लिए हमें दोबारा से अनलॉक करना पड़ा था। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के भी क्या करते? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो क्या ज़बरदस्ती उनकी जेब में से निकाल लेते? कहीं नहीं आता। तो फिर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि भूखे ना मरे और बेरोजगार या बेगारी में ना मरे, इससे अच्छा है काम करें और पेट भर के मर जाएं। ठीक है, अब जजों को हटाने की प्रक्रिया। जजों को हटाने की प्रक्रिया का मतलब जो प्रोसीजर है, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद जजों पर जो मुकदमा चलता है संसद में, उसे आप महाभियोग तो नहीं कह सकते, वो तो राष्ट्रपति के लिए उपयोग होता है, लेकिन फिर भी एक महाभियोग की तरह ही प्रोसीजर है वो भी। और वो कहाँ? संसद में चलाया जाता है। 2/3 बहुमत से उसे पास करा दीजिए और 50 और 100 लोगों का उसमें समर्थन हो तो जजों को हटाया जा सकता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो जजों को हटाने की प्रक्रिया उसमें अच्छे से पढ़ी जाएगी। तो आपने देखा कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता इसके लिए, तो आप समझ जाइए इस बात को कि अमेरिका से जो चीज़ें ली गई हैं लगभग इतना ही पूछा जाएगा। ठीक, और जब हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आप देखना इन्हीं में से क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। ठीक, तो अगली क्लास में हम फिर से किसी और देश के साथ लेकर आएंगे आपको, जैसे ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड की से जो चीज़ें ली गई हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की क्लास के लिए बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।